से स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे कैश फ्लोज के। क्वेश्चन नंबर करेंगे 1। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं साथ। आपने अपने रजिस्टर के पहले पेज पे ये पूरी लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। पूरे पेज पे लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। मान लो जी आपका पेज ये ब्रेक हो रहा है। अब आपका जो सेकंड पेज है उस पे उसको भी आपने 10 से 12 लाइन्स की फॉर्मेट बना लें। 2-3 क्वेश्चन करके आपको आइडिया हो जाएगा कितना फॉर्मेट आपका स्पेस लो। तो अभी थोड़ा सा अंदाजे भी थोड़ा बनाना बताया उसी हिसाब से बनाने को। इतना इसको करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालें, ऊपर लिखेंगे बुक्स और क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड, बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। और उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। अपनी करंट ईयर की क्लोजिंग डेट लेनी है, वो है 31 मार्च 20। इसके बाद पर्टिकुलर्स या अमाउंट भी लिख सकते हैं। सेकंड पेज पे भी आपको फॉर्मेट बनाना है, उसको कंटिन्यू करते हो पर्टिकुलर्स अमाउंट। इसके बाद आपने लिख देना है डॉक्यूमेंट्स। अब क्वेश्चन रीड करें। ये राजी क्वेश्चन तो आपको दिया क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड। बैलेंस शीट्स गिवन है, 2 साल की बैलेंस शीट है, एक लाइबिलिटी साइड है और एक एसेट साइड है। तो बच्चों हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें सिर्फ कैश से रिलेटेड इनफ्लो आउटफ्लो देखना है। सबसे पहले जो फॉर्मेट है, आपने फॉर्मेट नोट कर लिया होगा, आपके रजिस्टर में नोट होगा। तो जो फॉर्मेट है मैं फॉर्मेट पहले लेकर आता हूँ। लॉजिक ये आपके सामने स्क्रीन पर फॉर्मेट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहले आप बनाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब उसका हमने समझा कि इनडायरेक्ट मेथड से निकालना है, तो इनडायरेक्ट मेथड आपको नेट प्रॉफिट गिवन होगा। ऑब्वियस है बैलेंस शीट में कोई सेल तो नजर आएगी, सेल परचेज एक्सपेंसिव तो नजर आएंगे, उसमें तो सिर्फ प्रॉफिट नजर आएगा। तो प्रॉफिट को बेस लेके आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो उसका फॉर्मेट आपके सामने अपने रजिस्टर में नोट किया होगा इसमें। तो इसको फॉलो करके हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहले निकालेंगे। तो आओ जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखें a cash flow from operating activities। और नेक्स्ट टाइम में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ब्रैकेट में लिखो वर्किंग नोट 1 WN1।
सबसे पहले तो बच्चों यही निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट्स में आ जाओ, वर्किंग नोट में नंबर 1 डालो, कैलकुलेशन और नेट प्रॉफिट 4x बना देते हैं। फॉर्मेट आपने रजिस्टर में लिखा होगा, उसको फॉलो करना। सबसे पहले आपको चाहिए प्रॉफिट फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है बैलेंस शीट में प्रॉफिट या लॉस कहाँ पे नजर आता है? जो प्रॉफिट एंड लॉस नजर आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस में सरप्लस। और वो सरप्लस कहाँ पे आएगा? एसेट्स में या लायबिलिटी में? तो ये पता होना चाहिए जो प्रॉफिट है ना वो लायबिलिटी साइड में आपको अपीयर करेगा, शो हो रहा होगा। और किसके अंदर मिलेगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर। रिजर्व एंड सरप्लस आपको पता होना चाहिए वो कौन सी हेडिंग में आता है। तो सबसे पहले वो शेयर होल्डर फंड में आपको रिजर्व एंड सरप्लस मिलेगा, चेक करो जी। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जाते हैं, अपने क्वेश्चन में आते हैं। लो जी, तो ये है हमारा क्वेश्चन बच्चों, रिजर्व एंड सरप्लस। ये है, अब रिजर्व एंड सरप्लस से हमें चेक करना, पहले तो नोट पे दिया हुआ है। हाँ जी सर दिया हुआ है, नोट नंबर 1। तो ऊपर वाली फिगर को छोड़ उसका कुछ नहीं करना, अब नीचे आ जाए। तो नोट नंबर 1 में नीचे नोट्स जो अकाउंट पूरा रिजर्व एंड सरप्लस। अब इसके अंदर चेक करना है कि आपको प्रॉफिट लॉस का बैलेंस दे रखा है। हाँ जी सर दे रखा है। कितना है? ये दे रखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें ओपनिंग बैलेंस है 70,000 और क्लोजिंग बैलेंस है प्रॉफिट का 170। तो बच्चों हमें चाहिए कि इस साल प्रॉफिट एंड लॉस में कितना नेट प्रॉफिट आ रहा होगा, हमें तो वो निकालना। तो इस साल के प्रॉफिट में यानी इस साल कितना प्रॉफिट अर्न किया है भैया। क्लोजिंग बैलेंस है 1,70,000, ओपनिंग था 70। तो इस साल कितना प्रॉफिट जनरेट किया है इन दोनों का डिफरेंस, यानी 1,00,000 रुपये प्रॉफिट जनरेट हुआ है। ठीक है जी, आ जाओ आप अपने फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। वर्किंग नोट्स में फॉर्मेट आपने नोट किया हुआ है, ये आपकी स्क्रीन पे। नेट प्रॉफिट, हाँ जी, हाँ तो नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। लिखें जी। और तो यहाँ पे लिखिए नेट प्रॉफिट क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस आपने करना होता है। वो आपको मिल रहा है 1,00,000, यानी डिफरेंस इस साल भाई पहले 70,000 प्रॉफिट का बैलेंस नजर आ रहा है 1,70,000, तो इस साल कितना कमाया है? 1,00,000। अब उसके बाद ऐड करो, अपना फॉर्मेट चेक करो। उसके बाद हमें देखना होता है जनरल जो में कोई ट्रांसफर किया या कोई भी रिजर्व मिला, वो कहाँ मिलेगा? रिजर्व बैलेंस शीट में रिजर्व कहाँ मिलेगा? तो वो भी आपको रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जाके ही मिलेगा। चेक करें कोई रिजर्व एंड सरप्लस में आपका जनरल रिजर्व दिया। हाँ जी, रिजर्व एंड सरप्लस में नंबर 1 पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ, नंबर 2 पे जनरल रिजर्व भी रखा है। कितना दिया हुआ? ओपनिंग बैलेंस था 10,00,000, क्लोजिंग बैलेंस था 25,00,000। तो इस साल कितना डाला है इसमें? इस साल कितना डाला है? इंक्रीज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर टू जनरल। लिखो एड appropriations transfer to general।
दुकानदार इस साल डाल दिया, वो इस साल के प्रॉफिट का पार्ट है। उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए प्रोविजन फॉर टैक्स। चेक करो है कहाँ मिलेगा सर, तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपकी लाइबिलिटी होता है। अब ये लाइबिलिटी कौन सी हेडिंग के अंदर मिलेगी, तीन लाइबिलिटी होती है आपकी, तीन टाइप की हेडिंग्स होती हैं आपकी लाइबिलिटी साइड में। फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, दूसरा नॉन करंट लाइबिलिटी, तीसरा करंट लाइबिलिटी। सर करंट लाइबिलिटी के अंदर मिलेगा, तो हमेशा ये आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर चेक करना है। दे रखा है सब दे रखा है, ठीक है। अब इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स में दो फिगर्स है, एक है पिछले साल, एक है पिछले साल की 10,000 और करंट ईयर की है 30,000। इस साल कितना टैक्स बढ़ गया, वो तो 20,000 बढ़ रहा है, मगर हमें लेना है इस साल करंट ईयर में कितना टैक्स मेड किया, करंट ईयर का कितना टैक्स मेड किया। तो आपने P&L अकाउंट में 30,000 करंट ईयर की फिगर है, 30,000 प्रीवियस ईयर की फिगर है 10,000। देखो टैक्स का हिसाब ये होता है सीधा सीधा, जैसे ये मेरा साल 2020 से 21, इस साल जो भी प्रॉफिट अर्न होगा कैलकुलेट किया जाएगा, कैलकुलेट होगा ये पूरा साल खत्म होने के बाद, यानी 31 मार्च 2021 को जो भी प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर फिर टैक्स कैलकुलेट होगा, और वो टैक्स पे कब होगा, तो गवर्नमेंट ना थोड़ा सा टाइम देती है, 3 महीने का टाइम देती है। ये नहीं कहती कि जैसे 31 मार्च आ रहा है उसी दिन अपना टैक्स पे करो, नहीं, कैलकुलेट करते, कैलकुलेट करना। तो हम 31 मार्च तक कैलकुलेट करके कितना टैक्स आएगा 31 मार्च के अकाउंट में दिखा देंगे, मगर वो अकाउंट मेंटेन करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम देते हैं, जैसे 21 बाईस। तो अगले साल के शुरू के 3 महीने ये अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट यहाँ पे जाके कैलकुलेट होगा पिछले साल, तो पिछले साल तक वो यहाँ पे शो करते हैं। तो ये जो टैक्स आएगा लास्ट ईयर का, ये कब पेड होगा, ये यहाँ पे पेड होगा, इसकी डेट पे लिख लेते हैं 1 जुलाई, तो अगले साल की 31 जुलाई, 4 महीने में जाते हैं, 31 जुलाई को कंपनी जो अपना टैक्स जमा कराती है उस डेट से पहले पहले कराते हैं, ये लास्ट डेट होती है। यानी कि 2020 और 21 का जो टैक्स है 2020 से 21, वो टैक्स पेड हो रहा है यहाँ पे, और ये जो अब मेरा करंट ईयर है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो होगा यहाँ 31 मार्च, इसका टैक्स कैलकुलेट होगा, वो टैक्स कब पेड किया जाएगा, वो टैक्स अगले साल पे करेंगे, अगला साल जो भी बनेगा 2022-23 उसकी 31 जुलाई को पे कर देंगे, ये टैक्स अगले साल पेड होगा। तो बच्चों हम जब ये करंट ईयर की इस साल की कैश फ्लो देखेंगे तो हमें क्या नज़र आएगा, हमें नज़र आएगा कि इस साल जो है टैक्स पे किया है, मगर वो पिछले साल का था, प्रीवियस ईयर। हमें ये भी नज़र आएगा कि ये जो करंट ईयर का टैक्स है लास्ट में कैलकुलेट हो रहा है, मगर ये इस साल पेड नहीं होगा, पे अगले साल होगा, इसका आउटफ्लो नहीं होगा। हाँ, मगर ये P&L अकाउंट में जरूर आएगा, या P&L एप्लीकेशन अकाउंट में प्रोविजन जो बनेगा तो इसी 31 मार्च के प्रॉफिट में ये अफेक्ट करेगा। तो करंट ईयर का जो टैक्स है वो आपने प्रॉफिट में ऐड बैक कर देना, क्योंकि वो प्रॉफिट में से माइनस हो चुका है करंट ईयर का। और लास्ट ईयर का टैक्स पेड होता है, तो ये हम आगे यूज करेंगे, जब मैं पेड वर्ड लिख पाऊंगा फिर मैं बोलूंगा पे कितना किया है, तो आप बोलोगे सर लास्ट ईयर का पे किया, ठीक है। चलो आओ अभी लिखो अपने फॉर्मेट में प्रोविजन फॉर टैक्स, ब्रैकेट में लिखो मेड फॉर CY करंट ईयर, सिर्फ करंट ईयर का टैक्स आपने बताना है। सर वो तो है 30,000, ठीक है जी, आप अपने फॉर्मेट में चेक करें, आपको 3 आइटम लिखवा रखे हैं। नंबर 1 पे रिजर्व हो गया, टैक्स हो गया, थर्ड नंबर पे चेक करोगे डिविडेंड है, सर कहाँ मिलेगा वो डिविडेंड,
तो भैया बैलेंस शीट के अंदर कभी भी डिविडेंड नहीं आपको नजर आएगा, डिविडेंड बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता, वो बैलेंस शीट के बाहर दिया होगा, आउटसाइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो बिल्कुल लास्ट में देखें क्या कोई डिविडेंड दे रखा है? हाँ जी, दे रखा है इसमें, इंटरिम डिविडेंड बैलेंस शीट के बिल्कुल बाहर दिया होगा, इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट रिपोर्ट या एज अ इंफॉर्मेशन भी अपीयर कर रहा होगा, 5,000 देगा डिविडेंड। तो 5,000 को भैया इंटरिम डिविडेंड दिया है कंपनी ने, लिखो फिर इसको भी इंटरिम डिविडेंड 5,000, बस इसको टोटल किया जाए, ये हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है जी, तो ये पहला स्टेप हो गया कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। अब इसको अपने मेन फॉर्मेट में लेकर आओ। देखो जी, इनर कॉलम में 1 लाख, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखें ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हाँ जी, इसके अंदर अपने फॉर्मेट में आ जाओ, साथ साथ अपना फॉर्मेट का रजिस्टर जरूर खोल के रखना। ये रहा। तो बच्चों हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसके बाद ये पार्ट की फिगर से इस पार्ट में अभी जो विदाउट एडजस्टमेंट क्वेश्चन है ना, अभी बेसिक क्वेश्चन, उसमें सिर्फ ये पहली 3 आइटम पे आपने फोकस रखना है, पहली 3 आइटम। इसके बाद की जो आइटम है वो एडजस्टमेंट में आपको नजर आएंगे, पहली 3 आइटम ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपको ढूंढ के चेक करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन में गिवन है तो हर क्वेश्चन में मेहनत हिसाब होगा। सबसे पहले आपको चेक करना है हमेशा डेप्रिसिएशन चार्ज, ये कहाँ मिलेगा? बच्चों डेप्रिसिएशन 2 जगह मिल सकती है। डेप्रिसिएशन चार्ज होती है नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फिक्स एसेट टेंजिबल, मिलती है नॉन करंट एसेट्स में हमेशा। तो नॉन करंट एसेट्स में जाके चेक करें क्या एसेट्स के साथ कोई डेप्रिसिएशन का अकाउंट गिवन है। अकाउंट का मतलब है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। तो नॉन करंट एसेट में जाके चेक करना है। आगे फिर अपने क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, नॉन करंट एसेट्स, ये रही एसेट साइड में पहली हेडिंग नॉन करंट एसेट्स, इसमें दे रखी है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, मगर सर इसमें डेप्रिसिएशन तो नजर नहीं आ रही क्यों? तो बच्चों इसके साथ नोट लगा हुआ है, नोट नंबर 2, तो ऊपर वाली फिगर इररेलेवेंट हो जाती है, इसका कोई मतलब नहीं है। नीचे नोट्स में जाके आपको देखना पड़ेगा। जो नोट नंबर 2 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दे रखी है 2,84,000 करंट ईयर है, 1,24,000 लास्ट ईयर है। हमें अभी क्या चाहिए? हम तो डेप्रिसिएशन ढूंढ रहे हैं ना, तो डेप्रिसिएशन इसके नीचे दे ये डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। अच्छा, ये नीचे वाली फिगर का कोई मतलब नहीं होता, नीचे वाली फिगर को आप इग्नोर करना, मतलब इसका डिफरेंस कभी भी गलती से कहीं भी नहीं लेना, इसका यूज ही नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में। जब भी आपको डेप्रिसिएशन गिवन है और माइनस करके नीचे की फिगर गिवन है तो उसका कोई यूज नहीं होगा, ये ऊपर वाली फिगर्स यूज करें। अभी क्या चाहिए? अभी हमें चाहिए डेप्रिसिएशन। और जो डेप्रिसिएशन को देखो सर, पिछले साल डेप्रिसिएशन का बैलेंस नजर आ रहा था 4,000, इस साल एंड में नजर आ रहा है 14,000, तो बढ़ गई ना? बढ़ कैसे गई? इस साल हमने और डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी, रेट रेज की होगी, उसका प्रोविजन बना दिया होगा। ये प्रोविजन तो डेप्रिसिएशन है, अपने लेवल में किया होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की तरह होता है, वो ही होता है। ठीक है, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो पिछले साल बैलेंस था 4,000, इस साल हो गया 14,000। करंट ईयर के अंदर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की है? वो की है 10,000 डिफरेंस। ठीक है जी, क्योंकि 4,000 तो पहले से ही
लगाई हुई थी पिछले साल के ओपनिंग बैलेंस। पिछले साल तक 4,000 के डेफिसिट में ऑलरेडी चार्ज कर रखे थे। इस साल और 10,000 लगा दी तो टोटल डेफिसिट कितनी चार्ज होगी? 14,000। ये 14,000 आपको नजर आ रहा है, मगर हमें तो करंट ईयर की चाहिए। आओ जी, तो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन ले लो। नंबर 1 पे डेप्रिसिएशन चार्ज 10,000। नंबर 2 पे अब अपने रजिस्टर में ही देख लो फॉर्मेट साथ के साथ। नंबर 2 पे आपको लिखवाया हुआ है इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ। चेक करो कोई इंटेंजिबल एसेट है? इंटेंजिबल एसेट कहाँ नजर आती है सर? नॉन करंट एसेट्स में सेकंड हेडिंग इंटेंजिबल एसेट है। क्या उसकी कोई ब्रेकअप दे रखी है? ये बच्चों दिया हुआ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, मगर इसके अंदर जब हम ब्रेकअप में गए तो ब्रेकअप में हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टेंजिबल नजर आ रहा है। ये टेंजिबल है तो इंटेंजिबल की कोई ब्रेकअप, कोई अकाउंट, गुडविल, पेटेंट्स कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब इंटेंजिबल नहीं है। इंटेंजिबल ये तो हेडिंग का नाम लिखा हुआ है ना, उसके अंदर कोई आइटम नहीं है तो छोड़ो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपना कंसेप्ट चेक करो फॉर्मेट। तो नेक्स्ट आपको चाहिए जी इंटरेस्ट ऑन लोन्स, लोन्स एंड डिबेंचर्स। चेक करो कोई लोन है, लोन कहाँ मिलेगा? लाइबिलिटी साइड में। तो लाइबिलिटी साइड में आ जाओ। लाइबिलिटी साइड में एक तो नॉन करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में मुझे नजर आ रहा है जी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसमें लिखा हुआ है 15% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स मेरे लोन होता है, उसके ऊपर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है इससे मैं इंटरेस्ट निकाल दूंगा। ये 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिबेंचर्स के ऊपर। सर कौन से डिबेंचर के ऊपर निकालें, ओपनिंग या क्लोजिंग? तो बच्चों ओपनिंग बैलेंस पे हम कैलकुलेट कर लेंगे और डेट जो है वो क्लोजिंग लिखेंगे। सर किस बात की डेट? आओ जी पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, साथ साथ समझ लेंगे इसको। लिखिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 15% ऑफ ओपनिंग बैलेंस 60,000, 9,000। और इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ओपनिंग डिबेंचर कितने थे? 60। फर्स्ट अप्रैल मेरे पास डिबेंचर जो है ना वो, मेरे पास कर्जा था, मेरे सिर पे कर्जा था 60,000 ओपनिंग बैलेंस था उसका। और फिर क्लोजिंग में वो हो गया 80,000। जब साल खत्म हुआ ना मैंने देखा मेरा लोन कितना बन गया, 80,000। कैसे बन गया होगा? 80,000 बढ़ गया ना, 80,000 बैलेंस आ रहा है, बढ़ गया। कितना बढ़ गया था? 20,000 बढ़ गया। कैसे बढ़ गया होगा सर? कोई नया लोन ले लिया होगा, न्यू डिबेंचर इशू कर दिया होगा, न्यू डिबेंचर। ठीक है, तो वो बैलेंस मेरा 80,000 आ रहा है। अब ये जो डिबेंचर है ये कौन सी डेट पे इशू किया है, मुझे ये डेट पर मालूम करना है। ये डेट अगर पता चल जाए तो मैं उसका इंटरेस्ट भी निकाल दूँ। ठीक है ना? अब सर डेट तो गिवन नहीं है, तो चेक करो कहीं नीचे इन्फॉर्मेशन में डेट तो नहीं गिवन। नहीं सर कोई डेट नहीं गिवन। अब डेट जब नहीं गिवन है तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं? देखो जी, ये मेरा साल है 2021 से 2022। स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल 2021। इस डेट पे मेरे पास ओपनिंग डिबेंचर के बैलेंस था 60,000 रुपये। ठीक है सर, 20,000 का लोन मैंने इस साल और ले लिया, किस डेट पे लिया मुझे डेट नहीं बता रहा। ठीक है, अब क्लोजिंग डेट पे ऑब्वियस मेरा बैलेंस 80,000 है। पहले तो मुझे ये बताओ इंटरेस्ट की परसेंटेज कितनी है? वो 15%। वो कौन सी डेट पे कैलकुलेट करते हैं?
इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करेंगे? सर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम 31 मार्च 2022, ठीक है जी। तो मान लो मेरा अकाउंटेंट यहाँ पे खड़ा है और मैं उसको बोल रहा हूँ भैया इंटरेस्ट निकाल के बताओ, तो इस मेरे लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट बनेगा कैलकुलेट होगा, या कितना इंटरेस्ट मैं पे करूँगा या मेरी कंपनी पे करेगी, वो निकालना है। और मान लो आप ये कंपनी को बताओ जी, ये जो ओपनिंग बैलेंस है 60,000, इसके ऊपर इंटरेस्ट कहाँ से लेके कहाँ तक? तो जब मैं 31 मार्च तक काउंट करूँगा ना, तो पुराना लोन जो है 60,000, वो मैंने पूरे साल यूज़ किया है, पूरा साल यूज़ किया है, उसके ऊपर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट दूंगा? ऑब्वियस है 15% दूंगा। मंथ्स कितने? सर मंथ्स पूरे के पूरे 12 महीने, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट इसके ऊपर क्लियर होगा, ठीक है जी। अब वो जो लोन लिया 20,000 का, वो कब लिया? सर उसी की तो डेट नहीं पता। तो मेरे पास ना ऑप्शन है, मेरे पास 3 ऑप्शन हो सकते हैं। अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो जो लोन है ना कब लिया होगा कंपनी ने, मुझे क्वेश्चन बता नहीं रहा। तो पहला अंदाजा तो ये है कि न्यू डिवेंचर इशूड ऑन ओपनिंग डेट। ओपनिंग का मतलब है 1/4/2021 को इशू करनी है, ठीक है जी। ठीक है, उस पर करके देखते हैं। अगर कंपनी ने 1/4/2021 को भी डिवेंचर इशू किए हैं 20,000 के नए वाले डिवेंचर, तो इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा? सर अगर ये ओपनिंग डेट यानी 1/4 को इशू कर दिया, तो ये तो पूरा साल यूज किया है कंपनी ने यहाँ से लेकर यहाँ, क्योंकि हम इंटरेस्ट लगा रहे हैं 31 मार्च को यहाँ खड़े होकर, तो सर पूरे साल का इंटरेस्ट, यानी इसके ऊपर भी 12 महीने, ठीक है जी, 12 महीने, यानी मुझे 60,000 के ऊपर भी पूरे साल का इंटरेस्ट देना है, 20,000 के ऊपर भी पूरे साल का इंटरेस्ट देना है, तो मैं टोटल के ऊपर इंटरेस्ट दे सकता हूँ, यानी 80,000 के ऊपर पूरे साल का। हाँ जी सर, ये तभी होगा जब ये ओपनिंग डेट पे इशू किया है, क्लियर, ओपनिंग डेट पे इशू किया है, तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट 80,000 के ऊपर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर देना है, 60 पे भी देना है, 20 पे भी देना है, पूरे साल। यस सर। तो न्यू डिवेंचर पहली ऑप्शन जो कहती है न्यू डिवेंचर इशूड ऑन ओपनिंग 1 अप्रैल को, तो परसेंटेज ऑन क्लोजिंग बैलेंस हम कर सकते हैं, ये क्लियर है? हाँ जी सर। अगर डेट बता देते फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती, अब नहीं बता रहे तो मुझे पहले सारी ऑप्शन देखनी पड़ेगी। दूसरी ऑप्शन क्या है? सर दूसरी ऑप्शन ये है, जो न्यू डिवेंचर थी वो इशू किए गए हैं क्लोजिंग डेट पे, इसका मतलब जब पूरा साल खत्म हो गया है तब वो इशू किए। सर उसकी भी ड्राइंग से बना दो, लाओ जी। ये पहले वाला समझ आ गया, उसको हटा दें साहब, और फिर से बना दो। ओपनिंग में मेरे पास 60,000 रुपये का लोन था, इसका जो इंटरेस्ट है वो तो मैं पूरा साल पे करता, 12 महीने, यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। फिर मैंने लोन लिया, लोन नया लिया मेरी कंपनी ने, कौन सी डेट पे एज्यूम किया है? अब हमने एज्यूम किया है कि साल खत्म हो गया ना, तब लोन लिया है। साल खत्म कब होता? 31 मार्च 2022, और इस डेट पे कंपनी ने न्यू डिवेंचर इशू किए हैं, कितने किए हैं? शुरू में 20,000, 20,000। जल्दी से बताओ इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे करेंगे? आज मैंने लोन लिया और आज ही कैलकुलेट करना है आज कितना इंटरेस्ट दूँ इसको। सर लोन तो आज ही किया,
31 मार्च को, तो इंटरेस्ट तो आप पे करोगे भैया अगले साल के 31 मार्च को इसके ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट दे दोगे। मगर अब मैं तो अभी पूछ रहा हूँ, अभी इस डेट पे कितना पे करना है, इस डेट पे सर 0 मंथ्स कुछ पे नहीं करना। अभी अभी तो लोन लिया, तो अभी भी कैसे इंटरेस्ट पे कर दूँ इसके ऊपर, यूज तो करना तो पैसा, ठीक है। कैलकुलेट कब होता है, कैलकुलेट होता है जो कंपनी लोन लेती है ना, वैसे प्रैक्टिकल वो हाफ ईयरली या तो इंटरेस्ट पे करती है या ईयरली पे करती है। ईयरली नोट होते हैं जो डिवेंचर्स होते हैं ना, उसके ऊपर हाफ ईयरली इंटरेस्ट कंपनी पे करती है यूजली। बाकी आपको अगर मोड नहीं बता रखा है तो आप ईयरली ही मानो, तो उसको ईयरली पे करेंगे, ठीक है। तो पूरे साल का इंटरेस्ट तो साल खत्म होने के बाद पे करेगी, तो कुछ पीरियड जो उसको पैसा यूज किया है कंपनी ने उसके बाद इंटरेस्ट पे करती है। तो यहाँ पर 20,000 के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं, 0 मंथ्स इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो इंटरेस्ट किसको करेगा, कितना इंटरेस्ट पे करूँगा, तो सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस का इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे मान लूँ कि जब डिबेंचर नए वाले डिबेंचर क्लोजिंग में इशू किए हैं तो इंटरेस्ट मैं सिर्फ ओपनिंग बैलेंस पे लूँगा। तो सही बात, परसेंटेज, जो परसेंटेज इंटरेस्ट की है, तो परसेंटेज ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑपोजिट के ऊपर निकालते हैं। ऑपोजिट तो दो डेट होती है भैया, इसको एक बार फिर देखो। ये डिबेंचर अगर ओपनिंग पे इशू किया है तो आप क्लोजिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट निकाल दो। अगर क्लोजिंग डेट पे इशू किए हैं तो आप ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट निकालो। सिंपल। सर क्या हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग की ही गेम होती है? जैसे ही 1 अप्रैल आएगी तभी कंपनी इशू करेगी, या कंपनी को जब रिक्वायरमेंट होगी लोन की, या लोन उसी डेट पे लिया जाता है जिस डेट पे रिक्वायरमेंट हो, और जिस डेट पे आपको बैंक ग्रांट कर, अगर बैंक से ले रहे हैं, जिससे भी ले रहे हैं, यहाँ तो पब्लिक से ले रहे हैं, तो जिस डेट पे कंपनी इशू करेगी पब्लिक को दे देगी, जो पब्लिक इंटरेस्टेड होगी वो खरीदेगी। मगर कंपनी जरूरी नहीं ना कि 1 अप्रैल को ही लोन ले, या 1 अप्रैल को ही इशू करे, या 31 मार्च को ही इशू करे। दो ऑप्शन तो हमने लिखे। तीसरी ऑप्शन क्या बनती है, ये तीसरी ऑप्शन बनती है एनी अदर डेट अदर देन ओपनिंग और क्लोजिंग। अब अदर डेट जो भी होगी वो तो भैया साल के बीच की कोई ना कोई डेट होगी ना, यहाँ इशू कर सकती है, यहाँ कर सकती है। ये आपका कैलेंडर है अप्रैल से लेकर मार्च तक, तो आपका कभी भी इशू कर सकती है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मान लो इशू कर रही है 1 जुलाई को, इसको हटा दो। अब ये जो नए वाले डिबेंचर है ना, कंपनी ने इशू किए हैं यहाँ पर 1 जुलाई, 30,000। अब इंटरेस्ट निकालना है यहाँ पे खड़े होकर। तो भैया एक तो है पुराना लोन, पुराने लोन के ऊपर 60,000 पूरे साल का 12 महीने, और नए लोन के ऊपर जो भी आपके जुलाई से लेकर मार्च तक का बैलेंस बन रहा है, 9 मंथ्स, ठीक है। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या इसका एक दूसरा तरीका है आउटस्टैंडिंग बैलेंस करने का। वो फिर जब क्वेश्चन आएगा फिर उसको करेंगे। तो अभी सिर्फ आपको बेसिक समझाना था कि इंटरेस्ट ऑन कैप जो लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी हम कैलकुलेट करेंगे, कौन सी डेट पे आपको डेट गिवन होगी और कौन से बैलेंस पे निकालना है, तो वो थोड़ा सा बेसिक पहले हमने, ठीक है, डिस्कस कर लिया। अब जो अदर डेट होगी ना, तो बस यहाँ पे हमें समझ आ गया कि बीच में ना मंथ्स बेसिस पे करना, बस वो हम देखना। फिर उसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे हमारे सामने, फिर हम उसको प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन कर लेंगे। बस ये 3 तरीके होते हैं इंटरेस्ट निकालने के। किसी भी आइटम का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है इसी तरीके से करना है, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन भी, ठीक है, लोन डिबेंचर हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आप कैलकुलेट करेंगे, वो भी तो इसी तरीके से चलेगा। जब हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो मंथ्स बेसिस पे करते हैं,
तो इंटरेस्ट अगर रिसीव करेंगे ना तो वो भी मंथ्स बेसिस पे ही होगा, राइट। चलो अब कैसा कहानी तो समझा दी, मगर अब पॉइंट तो वही है कि डेट तो हमें गिवन नहीं है। तो बच्चों जब डेट गिवन नहीं है ना, तो पहली दो ऑप्शन की आपको छूट है, आपकी मर्जी चलेगी, कोई भी ले लो। एज्यूम ही करना है, ये एज्यूम कर लो पहली दो में से कोई भी। ओपनिंग कर लो तो क्लोजिंग के ऊपर निकाल देना, क्लोजिंग कर लो, एज्यूम कर लो तो ओपनिंग पे निकाल देना। बस एक नोट लिख देना नीचे कि आपने बताना है कि कौन सी डेट आपने मानी है, ठीक है। ठीक है सर। अब हम एक रूल बना लेते हैं अपना कि हम हमेशा ना ओपनिंग वाली डेट को मान के चलें। भाई कुछ बच्चे ओपनिंग पे निकालोगे, कुछ बच्चे क्लोजिंग पे निकालोगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं ना हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करूंगा, यानी ये सेकंड वाली ऑप्शन मैं चूज करूँगा, ये वाली। हालांकि आपकी मर्जी है, आप पहली वाली भी कर सकते हैं, तीसरी वाली आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, क्योंकि तो साल के बीच की कौन सी डेट अपनी मर्जी से मैं चूज करूँगा। ओपनिंग क्लोजिंग में से कुछ भी कर सकते हो, तो मैं चूज कर रहा हूँ सेकेंड ऑप्शन। तो मैं चूज कर रहा हूँ कि जो नए डिवेंचर इशू किए हैं इस कंपनी ने साल के एंड में, पूरा साल खत्म हो गया तो तब इशू किए, ठीक है सर। सर अगर रिडीम हो रहे होंगे डिवेंचर, कम हो रहे होंगे, लोन वापस कर दिया फिर, तो भी यही फॉर्मूला लगाना है, यही ट्रिक लगानी है कि ओल्ड डिवेंचर्स रीपेड रिडीम्ड ऑन ओपनिंग डेट, तो क्लोजिंग बैलेंस में निकाल दो। क्लोजिंग डेट पे रिडीम किया तो ओपनिंग बैलेंस पे निकाल दो। तो मैं सेकंड ऑप्शन चूज करूंगा। आ जाओ भाई अपने क्वेश्चन में आप। तो यहाँ पर वर्किंग मोड्स में आओ पहले तो। नंबर 2 पे मैं लिखूंगा न्यू डिवेंचर्स इशू ऑन 1st ऑफ मार्च 2022, ये क्लोजिंग डेट है, ठीक है ना। तो समझाने के लिए लिख दिया क्लोजिंग, सिर्फ आपने 31 मार्च ही लिख दिया, कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट पे इशू किया है। अब क्लोजिंग पे इशू किया नए वाले डिवेंचर को, उसका तो इंटरेस्ट बनता ही नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंस में निकाल के चुपचाप बना के लेकर मैंने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 15% ऑफ 60,000 ठीक है जी। चलो उसके बाद अपने फॉर्मेट में पहली तीन चीज आइटम्स हैं तो मैंने वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने चेक करनी है, हर क्वेश्चन में चेक करनी, स्टार लगा के कुछ कर लो। नंबर 4 लॉस ऑन सेल एडजस्टमेंट में गिवन होगा, तो एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं है इस बार। 6 और 7 भी आपकी एडजस्टमेंट वाली ही है, ये एडजस्टमेंट में गिवन है, जब होंगी तो आपको पता चलता है। अब ये बीच में बच गई नंबर 5 जो है ये करंट लायबिलिटी में चेक कर लो, प्रोविजन को डाउट की बेस दिया हुआ है, तो एक आधे क्वेश्चन में मिलता है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में नहीं होता, तो हमारे क्वेश्चन में ये भी नहीं है, तो होगी पूरी 7 आइटम। एडजस्टमेंट कोई गिवन नहीं है, ऊपर की 3 आइटम जरूर चेक करनी है, तो 1 2 3 और 5 बस ये चेक करना है, ठीक है सर। तो क्या इसके बाद लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, आओ पहले फॉर्मेट में लिखते हैं। इसको लाएंगे 169। अब लेस लिखने से पहले चेक करो कि यह कोई इनकम है भी है या नहीं। तो इनकम कौन सी होती है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बस चेक कर लो, और कोई चेक करने की जरूरत नहीं, बाकी सब एडजस्टमेंट में गिवन है। बाकी जो 2 3 आइटम और लिखवाई है वो सब एडजस्टमेंट में गिवन है, तो सिर्फ आपको चेक करना है इनकम के लिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है या नहीं। पहले चेक करो इन्वेस्टमेंट है, हाँ जी सर है इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट एसेट साइड में हाँ जी ये दे रखा है बी पार्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट दिया हुआ है, हाँ जी सर इंटरेस्ट भी दिया है। कैसे निकालना है, वही ट्रिक लगानी है जो अभी डिवेंचर में समझा दी। आओ पहले
फॉर्मेट लिखो, नेक्स्ट टाइम लिखो बस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। हाँ जी, ये हमारा 10% ओपनिंग बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट कर लो, तो 5,000 पे आ गया। नोट में क्या लिखूंगा, कौन सी डेट, तो नोट पे लिखूंगा न्यू इन्वेस्टमेंट परचेज। अच्छा, परचेज कितने की है, इन्वेस्टमेंट खरीदी कितने की है, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट की 50,000, क्लोजिंग होगी 60,000, तो 10,000 की खरीदी है ना, इस साल 10,000 की नई इन्वेस्टमेंट खरीद ली होगी। नोट में लिख दो, नोट नंबर 3 आ गया, 3 में लिखो नोट न्यू इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ 31 मार्च 2022, ये क्लोजिंग डेट है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा ओपनिंग वाले डेट को, ये निकाल वैसे निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10% ओपनिंग बैलेंस को 5,000 इसको 5,000 माइनस इनकम है माइनस। बाकी जो आइटम गिवन है ना फॉर्मेट में लिखे होंगे वो एडजस्टमेंट में गिवन है, तो एडजस्टमेंट फिलहाल हमारे पास नहीं है। आज आगे बढ़े, इसको लिखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल आओ तो बच्चों फॉर्मेट से देख के हेडिंग लिखो, मैं लिख रहा हूँ एड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। बच्चों मुझे वो भी करंट एसेट चाहिए जो डिक्रीज हो रही है, इसका कंसेप्ट अभी हमने डिस्कस नहीं किया वैसे, तो होता इसका रिलेशन जो है कैश से ही है कि कैश का इनफ्लो यहाँ पे उसी से रिलेशन, और सारी की सारी करंट एसेट नहीं देंगे, कुछ करंट एसेट हमने छोड़ देंगे। कौन सी छोड़नी है सर, वो करंट एसेट छोड़ देनी है जिसकी ट्रीटमेंट कहीं और आ रही है, कहीं और पर आ रही है, ठीक है। तो धीरे धीरे अभी हम क्वेश्चन करेंगे, तो साथ में आपको नोट करवानी है, तो अभी साथ साथ समझा के फिर नोट कराऊंगा। तो अभी फिलहाल हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन में कौन सी करंट एसेट है। आज भी हमने करंट एसेट के सेक्शन में आ चुके, करंट एसेट्स आपको ये रही तीन तो है। सबसे पहले इन्वेंट्रीज बिल्कुल आएगी, इसका इफेक्ट हाँ देखेंगे इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से। ट्रेड रिसीवेबल बिल्कुल आएगी, कैश इक्विवेलेंट का इफेक्ट नहीं देगा, क्यों, कैश इक्विवेलेंट तो कैश का बैलेंस है, कैश का बैलेंस हमने लास्ट में देना है स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये तो यूज हो जाएगा, तो फिलहाल इसको छोड़, और इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल इन दोनों को। अब इसमें से मुझे कौन सी एसेट चाहिए, कौन सी करंट एसेट चाहिए, तो यहाँ पे देखो मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, मुझे वो चाहिए जो डिक्रीज होती है, डिक्रीज इन सीए, ये मुझे चाहिए पहले। तो दो एसेट मेरे सामने हैं, उनमें से डिक्रीज कौन सी हो रही है जल्दी से चेक कर लेता हूँ। तो इन्वेंट्रीज तो भैया बढ़ रही है, ये तो इंक्रीज हो रही है, और ये क्या है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल मेरी कम हो रही है, हाँ तो ये चाहिए। कितने से कम हो रही है, ये कम हो रही है 40,000 से। देखो जल्दी से ट्रेड रिसीवेबल
इसको इनर कॉलम और अंदर लिख देंगे 40,000 और अंदर लिख देंगे टोटल करके बात करेंगे राइट। और भी कोई आ सकता है। चलो भैया डिक्रीज इन सी है मेरी सिर्फ ये दो में से एक आइटम मुझे मिल गया। कैश इक्विवेलेंट तो देखना ही है कि बढ़ रहा है कम हो रहा है, वो तो यहाँ पर आता ही नहीं है। ठीक है, कहीं नहीं आएगा, लास्ट में देंगे उसको। ठीक है, हो गई। अब आ जाओ भैया ऊपर सी ए में, सॉरी सी एल कौन सी चाहिए सर? सी एल चाहिए जो इंक्रीज हो रही हो, जो बढ़ रही हो। चेक करो फिर कौन सी बढ़ रही है। हाँ जी, 3 CL है मेरे पास। ट्रेड पेबल इसको देखना है, बढ़ रही है कम हो रही है वो बात देखेंगे। करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी, इसको भी देखेंगे। ये प्रोविजन फॉर टैक्स, इसकी तो ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं, इसको तो अलग लेते हैं ना। तो बच्चों बस यही मैं बता रहा था, जो जो आइटम कहीं और आए जिसकी ट्रीटमेंट हमने कहीं और लिख रखी है वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पर नहीं है। वर्किंग कैपिटल में इसका इफेक्ट नहीं होता। प्रोविजन फॉर टैक्स का वर्किंग कैपिटल में, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू सी ए माइनस सी एल होता है ना। बस यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सी ए माइनस सी एल। तो सारी की सारी सी ए और सी एल नहीं आती जो वर्किंग कैपिटल पे अफेक्ट करती है ना, जो सेल से और परचेज से रिलेटेड हो, वो वाली अभी डिस्कस करेंगे। इसका रीजन लॉजिक इसका आप इसको लेना सीखते हैं। ठीक, सबसे पहले ट्रेड पेबल है। अब ट्रेड पेबल बताओ जी, बढ़ रहा है कम हो रहा है? हाँ जी बढ़ रहा है सर, इंक्रीज 20,000 से इंक्रीज हो रहा है। और अदर सीएल, अदर सीएल मेरे डिक्रीज हो रहे हैं 8,000 से। तो अभी मुझे कौन सी चाहिए? अभी मुझे चाहिए ट्रेड पेबल जो बढ़ रही है। जो बढ़ रही है तो यहाँ पे लिख दो ट्रेड पेबल्स। कितनी बढ़ रही थी? 20,000। बस और तो कुछ आना नहीं। 60,000 इसकी लाइन करो, प्लस करो 224,000। इसके सामने कुछ नहीं लिखना। नेक्स्ट लाइन में हेडिंग लिखो, लेस वाली हेडिंग, लेस वाली ऑपोजिट हो जाएगी, ऊपर वाले का ऑपोजिट। इंक्रीज इन सी ए एंड डिक्रीज इन सी एल। आ जाओ भैया फिर से सी ए में। सी ए में वो चाहिए जो बढ़ रही हो। तो सी ए में इन्वेंट्री तो हम ले चुके थे। ट्रेड रिसीवल मेरे, सॉरी, इन्वेंट्री तो बढ़ रही है, इन्वेंट्री थोड़ा ना ली थी। इन्वेंट्री मेरी बढ़ रही है, ये अब चाहिए हमें। इन्वेंट्री बढ़ रही है 50,000 से। हाँ ट्रेड रिसीवल हम ले चुके हैं, ठीक है। इन्वेंट्री अब ले लो। कैश इक्विवेलेंट वैसे ही नहीं लेना। दो आइटम है, दो में से एक बढ़ रही है, लिखो फिर इन्वेंट्रीज 50,000। अब देखो कोई करंट लाइबिलिटी जो डिक्रीज हो रही हो, अपने फॉर्मेट में देखो करंट लाइबिलिटी जो डिक्रीज हो रही है, अदर करंट लाइबिलिटी 8,000 लिख दो फिर। अदर करंट लाइबिलिटी ये माइनस की फिगर से ब्रैकेट लगा दो, 58,000 बाहर लिखो ब्रैकेट में, और फिर से लाइन लगाओ और नेट टोटल नीचे कर दो। ये मिल गया आपको 166,000। ठीक है जी, इसके सामने लिखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज
और एक और आइटम, बस फिर ये खत्म है। लेस लेस लिखो टैक्स पेड, ब्रैकेट में लिखो प्रीवियस ईयर। और ये हमने समझा था कि जो टैक्स है, जो पेमेंट हुई है, कौन सी पेमेंट हुई है, तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स नज़र आ रहा है। लास्ट ईयर का है 10,000, करंट ईयर का है 30,000। जो करंट ईयर में मैं टैक्स पे करता हूँ, तो कौन से साल का पे करूँगा? वो ऑब्वियस है, पिछले साल का टैक्स इस साल पे किया जाएगा। तो पिछले साल का टैक्स कितना है? 10,000। वो हमने पे किया होगा और वो आउटफ्लो हो गया होगा, पैसा जा रहा है, माइनस कर दिया। बस ये मेरा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर को मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा आउटर कॉलम में, बाहर। ये आ गया 156,000 और इसके सामने लिखा जाएगा नेट कैश फ्लो। क्योंकि प्लस की फिगर है तो फ्लो लिखूंगा, अगर माइनस होती तो यूज्ड इन। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। हाँ तो बच्चों, ये हो गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिर्फ इसी पे हमने टाइम लगाया अभी। ठीक है, इसका ये जो बेस हमने हर एक आइटम को थोड़ा थोड़ा समझ लिया है। अभी कुछ और आइटम आएंगे। ठीक है, अभी एक पोर्शन हमने समझना है, ये वाला। तो इसको पहले फ्लो एक बना लेते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन होने शुरू हो जाएं। फिर साथ साथ इसका लॉजिक भी समझेंगे। ये नहीं कि इसको सिर्फ रट लेना है कि हाँ जी ये आइटम लेनी है, ये नहीं लेनी। तो अभी पहले लेना तो सीखें, फिर धीरे धीरे उसको एग्जाम्पल्स के साथ हम समझना शुरू करेंगे। ठीक है, तो बाकी फॉर्मेट, इस पोर्शन को छोड़ के बाकी फॉर्मेट हम समझ चुके हैं सारा ऑलमोस्ट। तो जितने भी पॉइंट किए हैं थोड़ा टाइम लगा के उसको किए हैं। और अब इसके बाद इसमें पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में बी पार्ट और सी पार्ट, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, वो दोनों भी करेंगे। तो फिलहाल आप ऐसे करें, एक क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो आपने अभी ये क्वेश्चन किया है, पहले इसको रिवाइज कर लो। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड सिर्फ ऑपरेटिंग को मैच करना, ऑपरेटिंग को। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आप करें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करना है इसके बाद। ठीक है जी। उसका सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग, और ऐसे ही 1.5 पेज का बना के इसको ब्लैंक छोड़ दो अभी फिलहाल। यहाँ पर मैं आगे करवाऊंगा, इन्वेस्टिंग करेंगे, फाइनेंसिंग करेंगे, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे हम इसको पूरा। पहले हमने पार्ट ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 10 आपने करना है। ठीक है, इसको ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का सिर्फ ए पार्ट, फॉर्मेट आपने पूरा बनाना है क्योंकि उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप ब्लैंक छोड़ देना, आपके पास स्पेस होनी चाहिए आगे करने के लिए। सिर्फ ऑपरेटिंग अभी बना लो, फिर नेक्स्ट सेशन में उसको कंप्लीट करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 आपको एक बार दिखा देते हैं। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ कुमर एज एट 31 March 2022 प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ जी। हम्म, चलो फिर जिन बच्चों ने करना है 5 मिनट लगाते हैं।
तो अब हम टाइम नहीं इतना लगाएंगे, सिर्फ आपको ऑपरेटिंग बना के यहाँ पे जल्दी से शो कर रहा हूँ। ठीक है जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरा पूरा लिख लेना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वर्किंग नोट 1 में जाके कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नोट यहाँ बना रहा हूँ, एनपीबीटी। सबसे पहले चाहिए प्रॉफिट, प्रॉफिट मिलेगा रिजर्व एंड सरप्लस में, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 50,000 रुपये। तो पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, स्टेप्स याद हो जाएंगे तो फिर बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन होगा, 1 घंटा नहीं लगेगा। एप्रोप्रिएशन में आपको चाहिए नंबर 1 जनरल रिजर्व दे रखा है, ट्रांसफर हो रहा है 2,40,000, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 2,40,000। फिर आपको चाहिए प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स आपको गिवन है, करंट लायबिलिटी में जाके चेक करो, हाँ जी सर गिवन है, लिखो फिर जल्दी से प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का 10,000। फिर कोई डिविडेंड, डिविडेंड बैलेंस शीट के अंदर नहीं मिलता, बताया था नीचे मिलता है, ये रहा डिविडेंड। तो नाम लिख दो इंटरिम डिविडेंड, जो भी दिया हुआ नाम, प्रपोज डिविडेंड लिखा होगा तो वो लिख देना, तो कोई भी डिविडेंड हो लिखो और ऐड करो, एनपीबीटी आ गया बस, 3,50,000। ठीक है जी, इसको ऊपर ले लो अपने फॉर्मेट में, 3,50,000। आपका क्वेश्चन चेक भी हो जाएगा। ऐड करो नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन से पहले आपको डेप्रिसिएशन चेक करनी है, डेप्रिसिएशन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के साथ इस बार नहीं गिवन है, नहीं गिवन है तो छोड़ो, डेप्रिसिएशन नहीं है। नंबर 2 पे आपको फिर लिखा हुआ है इंटेंजिबल एसेट, कुछ दे रखी है, पहले चेक कर लो। इंटेंजिबल एसेट, हाँ जी सर इस क्वेश्चन में है, ये रही गुडविल। अब आपको चेक करना है राइट ऑफ, राइट ऑफ मतलब कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, हाँ जी सर कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो लिखो जी गुडविल रिटर्न ऑफ, यानी गुडविल कम हो रही है, लॉस है आपका 30,000 से कम हो रही है। उसके बाद नंबर 3 पे आपका फॉर्मेट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट कोई लोन है, पहले चेक करो लोन, हाँ जी सर लोन है, ये रहा लॉन्ग टर्म बोरिंग, इसके ऊपर इंटरेस्ट है, ये रहा इंटरेस्ट 10%, बस लगा दो। देखो जी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 10% ऑफ, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना है 6,60,000। नोट में क्या लिखेंगे, नोट में आप लिख दो, तो पहले तो देखो इशू हो रहे हैं रिडीम हो रहे हैं, सर इस बार डिवेंचर कम हो रहे हैं, कम होने का मतलब है रिडीम होना, तो आप नोट लिखोगे, आप नोट यहाँ पे नीचे लिख देना, मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट, न्यू लिखो डिवेंचर रिडीम ऑन, यहाँ लिख देता हूँ, ये लो नोट, लिखो डिवेंचर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2022, बस ये नोट आपने जरूर लिखना है, डेट हमें बता नहीं रखी, और ओपनिंग बैलेंस पे लिख दिया है, डेट क्लोजिंग लिखनी है, परसेंटेज ओपनिंग के ऊपर। उसके बाद, उसके बाद आपको बोला बाकी सब तो एडजस्टमेंट में होता है, एडजस्टमेंट कुछ है नहीं। प्रोविजन फॉर बैड डेट एक चेक कर लो, तो वो भी नहीं है, प्रोविजन हमारा करंट लायबिलिटी के अंदर होता है, तो अभी तो नहीं है, नहीं है तो फिर टोटल करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे आ गया। अब लेस इनकम, इनकम कौन सी होती है, सिर्फ एक चेक करो अभी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट है, सर इन्वेस्टमेंट होती है नॉन करंट एसेट्स में, तो इन्वेस्टमेंट नहीं नजर आ रही, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं नजर आ रही, नहीं आ रही तो छोड़ो फिर, बस यही हमारा आंसर है, इसको लिख दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, हो गया। इसके बाद ऐड, देखो जी डिक्रीज इन सी एंड इंक्रीज इन सी एल, बस आपको फ्लो बनाना है अभी क्वेश्चंस करके, ठीक है, तो उनसे फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट के साथ चलोगे तो फ्लो बहुत अच्छे से बन जाएगा, आइटम्स याद हो जाएंगी, फिर लॉजिक भी समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक सबसे पहले सी ए जो कम हो रही हो, सी ए मेरे पास वही 3 है, 1 2 3, तीसरी तो लेनी है, छोड़ दो भैया, ये बिल्कुल लास्ट जब फाइनल आएगा खत्म होगा क्वेश्चन तब यूज करते हैं। तो पहली वाली बढ़ रही है, दूसरी वाली कम, दूसरी वाली भी बढ़ रही है,
दूसरी बढ़ रही है तो दोनों नहीं आएंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे, नीचे लेस में आएंगे। ठीक है जी, इसका काम हो गया। अब सीएल देखो कोई बढ़ रही हो, तो सीएल में सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम है, ट्रेड पेबल, ए और बी। ये बी वाली तो यहाँ लेनी नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स है, वो तो कहीं और आता है, तो बस कौन सी बची, ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल बढ़ रहे हैं तो आएंगे, लिखो ट्रेड पेबल बढ़ रहे हैं, सीधा बाहर लिख देता हूँ, एक ही आइटम है, सीधा बाहर आ जाएगा। ये हो गया 3,80,000, 3,80,000 टोटल कर दो, 8,20,000। और लेस में लिखें, लेस में ऑपोजिट, इंक्रीज इन सी एंड डिक्रीज इन सी एल। तो अब बस दोनों सी आ रही है, ये दोनों बढ़ रही थी। सबसे पहले लिखें इन्वेंट्रीज, अंदर लिखना पड़ेगा क्योंकि दो आइटम, 1,00,000 रुपये। ट्रेड रिसीवेबल, ये भी बढ़ रहे हैं, 1,00,000 रुपये। करंट लायबिलिटी है नहीं और कोई बची नहीं है, बस 2,00,000 रुपये, माइनस की फिगर है, इसको भी माइनस ही लगा देना अंदर भी, बस हो गया 6,20,000। और उसके बाद लास्ट में करना है लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड लेना है प्रीवियस ईयर है 40,000 ले लो भैया, 40,000 आपको मिल गया 5,80,000। इसके सामने लिख दो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, इसकी प्रैक्टिस करो, प्रॉपर क्वेश्चन बनाना। अगले सेशन में इसकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पे टाइम लगाएंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया, 2 क्वेश्चन आपने रिवाइज कर लेने हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 10 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है जी, 17 भी तो बस स्क्रीन पे दिखाया था, उसमें है ही नहीं, तो आपकी बुक में होगा, 17 नंबर क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, चलो जाओ।